नमस्ते, नाइट्रस टॉक में आपका स्वागत है। हमारा कॉलेज एनआईटी रायपुर जो पहले जीईसी रायपुर, जीसीईटी रायपुर के नाम से जाना जाता था, सिर्फ़ इंजीनियर ही नहीं पैदा करता, वहाँ से आर्टिस्ट भी आते हैं। जैसे बहुत साल पहले बुधादित्य मुखर्जी सितार वादक वो बहुत फ़ेमस हुए हैं। उसी तरह से 1992 में हमारे कॉलेज से आर्किटेक्चर से पढ़ी हुई वंदना विश्वास, उन्होंने संगीत की दुनिया में बहुत काम किया है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कठिन होती है, उसके बाद उन्होंने संगीत विशारद की भी डिग्री हासिल की। वो उसके बाद उन्होंने आर्किटेक्ट के रूप में इंडिया में काम किया, यूएई में काम किया, कनाडा में काम किया। वो और उनके पति विश्वास ठोके, वो भी अपने कॉलेज के 1991 के ग्रेजुएट हैं। उन्होंने काफ़ी आर्किटेक्चर में काम किया। पर बाद में वंदना जी ने संगीत के लिए पूरी तरह से फ़ोकस करना शुरू किया। उन्होंने 4 एल्बम निकाले हैं आज तक। मीरा द लवर 2009, मोनोलॉग्स 2013, पैरेलल्स 2016 एंड लेटेस्ट कबीरा द थिंकर 2023 में हुआ है। और मैंने चारों कबीरा का तो याद नहीं, पर बाकी के 3 जो हैं मेरे स्पॉटिफ़ाई में भी हैं और मेरे पास उनकी सीडी भी ली हुई है मैंने, जब सीडी आती थी। आई थिंक पहले 2 की सीडी मैंने ली है और बहुत बढ़िया है, कार में भी हम लोग सुनते थे, बहुत बढ़िया गाया उन्होंने। उन्होंने टीवी पे परफ़ॉर्म किया है, ऑल इंडिया रेडियो, कनाडा ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, दूरदर्शन में उनके इंटरव्यू भी आए हुए हैं और लाइव परफ़ॉर्मेंस भी करती हैं। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं प्रस्तुत करता हूँ वंदना विश्वास फ्रॉम आवर कॉलेज। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर वे आज प्रेज़ेंट करेंगी। वंदना जी। आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद राहुल सर, आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और वो भी भारतीय शास्त्रीय संगीत पर चर्चा करने के लिए। तो जैसा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत आप सबको पता है कि बहुत ही विशाल विषय है और क्योंकि ये बहुत पुराना है, इसका इतिहास और जो जो विषय इतना पुराना है, तो कॉम्प्लेक्स भी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम समय में आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे सकूँ। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर बात करने से पहले मैं भारतीय संगीत पर जाऊँगी। भारतीय संगीत क्या है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारे जैसे कृष्ण भगवान वो बांसुरी बजाते हैं, है ना? बजाते थे। तो वो समय क्या हुआ महाभारत काल हुआ। तो महाभारत काल की जो अभी लोग डेट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बहुत से विद्वानों ने किया है, जैसे कि उसमें से नीलेश ओक जी हैं, फिर राज वेदम जी भी हैं, तो तकरीबन लगभग मतलब वो 7,500 साल अभी से मान लिया जाए, तो इतना साल पुराना है। तो महाभारत काल में अब अगर आप महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें एक और जानकारी हमें मिलती है कि अर्जुन जी वीणा बजाते थे और नृत्य भी करते थे। ये तो बात हुई महाभारत काल में जो संगीत का उल्लेख है हमारा। और उसके पहले रामायण में भी मिलता है, रामायण में भी संगीत का उल्लेख है कि जब राम सीता जी का जयमाल हो रहा था तो सीता जी की सखियां मंगल गान गा रही थी। तो तभी हमें पता चलता है कि वो उस समय भी संगीत था। और राम जी के बारे में, श्री राम जी के बारे में मतलब बताया है कि उन्हें वेदों का ज्ञान था। तो वेद मतलब उसके भी पहले का काल है। रामायण का लगभग लोग बोलते हैं कि लगभग 14,000 साल पुराना है और उससे भी पहले वेद। तो सबको पता ही है कि 4 वेद हैं हमारे। तो उसमें जो साम वेद है, वो तो पूरा संगीत पर ही है। और ऋग्वेद में हमारे बहुत से वाद्यों का उल्लेख है, जैसे कि मृदंग, पखावज, डमरू, वीणा, जैसे बहुत सारे ऐसे वाद्यों का भी उल्लेख है। तो संगीत देखिए हमारे भारत में कितना कितने प्राचीन काल से रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहा है हमारे जीवन का। तो इसलिए मैंने कहा था कि एक बहुत विशाल विषय है। अब होती है बात कि
भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है, इस पर बात करने से भी पहले मैं भारतीय लोक संगीत के बारे में बात करूँगी, क्योंकि लोक संगीत जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो मतलब नेचुरली इवॉल्व हुआ है। हुँ? और उसकी मेलोडी बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल होती है। जैसे कि भारत में आप सब जानते हैं कि इतना डाइवर्सिफाइड कल्चर है, भाषाएँ इतनी सारी हैं, खान-पान इतनी वैराइटीज़ हैं, तो हर रीजन में एक अलग-अलग तरह से लोक संगीत किया जाता है। ऐसे मतलब अपने ट्रेडिशनल वाद्य हैं, ट्रेडिशनल तरीका है गाने का। जैसे कि मेरी फैमिली उत्तर प्रदेश से है, तो उत्तर प्रदेश में जो लोक संगीत है उसमें है कजरी, चैती, होरी, सोहर, ये विदाई, विरह, इस तरह के ये सब मतलब सैकड़ों हमारे लोक संगीत हैं। तो लोक संगीत को हम अगर कहें तो ये एक नेचुरल नदी की तरह है। मतलब रिवर की तरह, जैसे नेचुरली जहाँ भी उसको जगह मिलती गई चलता बहती गई, ऐसे ही है लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ लोक संगीत है। ऑर्गेनाइज्ड संगीत है वो, जो शास्त्रों में मतलब एक क्लासिकली कैसे गाना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो पूरा एनालाइज करके है वो। तो अगर हम लोक संगीत को नदी से कंपेयर करते हैं, तो शास्त्रीय संगीत एक नहर की तरह है, कनाल। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये रही बात शास्त्रीय संगीत के बारे में। अब भारत में 2 पद्धतियाँ हैं शास्त्रीय संगीत की। एक है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत भी कहते हैं, और नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक भी कहते हैं, और कर्नाटक म्यूज़िक है दूसरी पद्धति, जिसको दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत भी कहते हैं या साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक भी कहते हैं। जो कर्नाटक म्यूज़िक है, वो भारत के 5 प्रदेशों में प्रचलित है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बाकी बाकी जो जगह है भारत के, वहाँ पर हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रचलित है। अब बात आती है कि हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, वो पूरा मेलोडी बेस्ड है, मेलोडी प्रधान संगीत है हमारा। और जब हम वेस्ट में हम बात करते हैं, तो वेस्ट में क्या होता है कि मेलोडी एंड हार्मनी दोनों है। लेकिन हमारे संगीत में क्या है कि हालांकि हार्मनी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि तानपुरा जब बजता है और हम गाते हैं, तो कहीं कहीं पर हार्मनी प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमने कोई ऐसा नाम नहीं दिया है उसे। आप सबसे पहले ये जानेंगे कि मेलोडी और हार्मनी क्या है। तो मेलोडी जो है एट अ टाइम एक सुर को गाना या बजाना, और हार्मनी मतलब 2 या 2 से अधिक स्वर को गाना या बजाना उसी समय, तो एट अ टाइम, तो उससे हार्मनी निकलती है। जो प्लेजेंट साउंड होता है वो तो हम रखते हैं, और जो अनप्लेजेंट कॉम्बिनेशन होते हैं वो हम नहीं रखते। तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब हम तानपुरे पे गाते हैं, तो सा प तो बज ही रहे हैं उसमें, और साथ में हमारा जो गाना चल रहा है, तो इस तरह से कब मतलब हर समय 2 स्वर का कॉम्बिनेशन आता है, तो हार्मनी तो प्रोड्यूस होती है, बट हमने कभी उसको कोई नाम नहीं दिया, जबकि वेस्टर्न म्यूजिक में उन्होंने हार्मनी रखी है। तो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी कि हारमोनियम क्या भारतीय वाद्य है? आप लोग बेट कर सकते हैं, क्योंकि भारत में तकरीबन 400 साल पहले ये हम एकदम मुझसे नहीं कह सकते कि ब्रिटिश लेके आए कि पोर्टुगीज लेके आए, लेकिन दोनों में से कोई एक लेके आया ऑर्गन, जो उनके चर्च में बजा करता था। और उसको हारमोनियम जो है वो विंड इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको पैर से पंप करते थे, और लेफ्ट हैंड से हारमोनी बजाते हैं, राइट हैंड से मेलोडी बजाते हैं। तो जब उन्होंने नोटिस किया कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में या इसमें तो हारमोनी हम लोग नहीं बजाते हैं, मेलोडी बेस्ड है, तो उसकी डिज़ाइन चेंज हुई और हम लोग फ्लोर पे बैठ के गाते हैं। तो एक हाथ से हम हवा पंप करते हैं और दूसरे हाथ से हम मेलोडी बजाते हैं। तो ये है हारमोनियम की स्टोरी। हमारे यहाँ पे वैसे यूजुअली फिक्स्ड कीड या फ्रेट्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं,
एक्सेप्ट वीणा, क्योंकि वीणा में क्या है कि बहुत सारी श्रुतियों पर स्वर उन्होंने बना के रखे हैं, बहुत सारे स्वर हैं। मैं वो उस पर भी आऊंगी कि वो क्या होता है, और बाकी सब हम सेंसेस पे चलते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेलोडी एंड हार्मनी। और मेलोडी से क्या होता है कि इंडिविजुअल एक्सप्रेशन निकलता है, और हार्मनी से बैकग्राउंड क्रिएट होता है। तो इसलिए हमारी मूवीज में क्या होता है, जब हम बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं किसी सिचुएशन का, तो उस समय पीछे हार्मनी चलती है। इसलिए हमारे फिल्मी गीतों में भी वही चलता है, पीछे बैकग्राउंड में हार्मनी रहती ही रहती है, और ऊपर जब हम वोकल गाते हैं तो वो मेलोडी होती है जिसमें इंडिविजुअल एक्सप्रेशन निकलते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब स्वर, स्वर क्या होता है? स्वर है सस्टेन्ड साउंड एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने सा आ, तो मेरी आवाज एक सस्टेन्ड साउंड बनी और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे मैं निकली, तो वो स्वर बन गया। ये स्वर है। हमारे जीवन में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि भारत में हमेशा से संगीत का महत्व रहा है। इसका क्योंकि हमारी बॉडी में 70 to 75% वाटर है, और फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये वाटर के थ्रू बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो ये सिर्फ मनोरंजन ही हमें नहीं देती, ये हमें फिजिकली और मेंटली हेल्दी भी रखती है। ये स्वर, संगीत हमें रखता है इससे। तो अब स्वर जो हैं, स्वर 7 स्वर होते हैं, तो सबको पता है। अब मैं पूछूंगी कि 7 स्वर कौन कौन से हैं, तो आप में से सभी लोग बता पाएंगे कि सा रे ग म प ध नी। इनके लेकिन फुल नेम्स हैं, ये तो शॉर्ट नेम्स हैं, सा रे ग म प ध नी। कर्नाटक म्यूजिक में री बोलते हैं, एक्चुअली वही सही है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आई डोंट नो क्या रीजन है कि ऋषभ को रे बोलते हैं। तो षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ये 7 स्वर हैं। और ये 7 स्वर जो हैं शुद्ध फॉर्म में हैं, जब शुद्ध फॉर्म में रहते हैं जब, तो ऐसा साउंड करते हैं। मैं आप लोगों को गा के सुनाती हूँ। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो ये शुद्ध फॉर्म है। अब ये 7 स्वरों में 2 स्वर ऐसे होते हैं जो अचल हैं, मतलब जो मूव नहीं कर सकते, उनका एक ही फॉर्म है, वो है सा और प। सा प, और 7 में से जो 2 स्वर हैं वो तो निकल गए, अचल स्वर है। 5 का विकृत फॉर्म भी है, तो वो विकृत स्वर कहलाते हैं। इनके मतलब दूसरा रूप भी है, वो है रे ग म ध नी। और उसमें से भी 4 कोमल हैं और 1 तीव्र है। ठीक है, तो जो 4 कोमल है वो रे ग ध नी और म तीव्र है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कोमल है कौन सा तीव्र है? तो उसके लिए हमें नोटेशन सिस्टम भी चाहिए। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि इतने इन्वेजन्स हुए भारत में कि इसमें बहुत सारा डेटा हमारा, इतने ग्रंथ डिस्ट्रॉय हुए, जो भी है। तो उस समय कुछ सालों के लिए थोड़ा संगीत पीछे चला गया था। तो भातखंडे जी, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने पूरा घूम के उन्होंने एक समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट किया संगीत को, और वापस उन्होंने प्रचलित मतलब इसका पब्लिसिटीज की संगीत की, और इंस्टीट्यूट्स भी खोले, और तो उन्होंने नोटेशन सिस्टम भी क्रिएट किया इसके लिए, जो हम लोग फॉलो करते हैं। और इसके अलावा एक और नोटेशन सिस्टम है जो पॉपुलर है, वो है पलुस्कर नोटेशन सिस्टम। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, उनका है। और लेकिन हम लोग जो करते हैं वो भातखंडे नोटेशन सिस्टम करते हैं। तो अब क्या होता है कि शुद्ध स्वरों में हम कोई सिंबल नहीं यूज करते, और जो कोमल स्वर हैं हम नीचे उसमें लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन,
और तीव्र स्वर में हम ऊपर वर्टिकल लाइन लगाते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें। तो मैं जो कोमल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि शुद्ध की जो फ्रीक्वेंसी है उससे कोमल स्वर की फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए हम उसे कोमल कहते हैं। और तीव्र माँ जो है वो शुद्ध माँ से हाई है, इसलिए हम उसे तीव्र कहते हैं। तो वो है, देखिए मैं आपको गा के सुनाती हूँ थोड़ा ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। सारे, तो ये शुद्ध रे है। अब मैं कोमल रे गाती हूँ, सारे, है ना। ऐसे ही सारे गा, ये शुद्ध गा गाया है मैंने। सारे गा, ये कोमल गा। ऐसे ही सारे गा मा, ये मैंने शुद्ध मा गाया। अब तीव्र मा गाती हूँ, सारे गा मा, ये तीव्र मा है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है, इस वजह से हम इसे तीव्र कहते हैं। और सारे गा मा पा धा, ये धा शुद्ध है। सारे गा मा पा धा, ये कोमल धा है। सारे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध नहीं है। सारे गा मा पा धा नी, ये कोमल नहीं। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोमल, तीव्र और शुद्ध ये स्वर कैसे साउंड करते हैं और इनका नाम कोमल या तीव्र क्यों पड़ा है। और अब आते हैं हम सप्तक। सप्तक क्या होता है, जिसे वेस्टर्न म्यूजिक में जो नियरेस्ट टर्म है वो है ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब सेट ऑफ 8 नोट्स, जबकि सप्तक, सप्त मतलब तो 7 होता है। तो हम हमारे संगीत में हम कोई भी डुप्लीकेट या रिपीट नहीं करते, सब यूनिक है, इसलिए सेट ऑफ 7 नोट्स है हमारा। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात पे बहुत जोर देती हूँ कि अपनी भाषा, या कम से कम आप ग्रामर किसी का भी यूज करें लेकिन अपने टर्म्स यूज करें, क्योंकि उसका सही अर्थ निकलेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए सप्तक मतलब 7 नोट्स, और हम हमेशा हमें पता होना चाहिए कि ऑक्टेव इज नॉट सप्तक। वैसे ही संगीत और म्यूजिक, ये इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। संगीत जब हम कहते हैं तो संगीत में गायन, वादन, नृत्य मतलब सिंगिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट एंड डांस, ये तीनों आते हैं तो हम बोलते हैं संगीत। और जैसे संगीतज्ञ वही होता है जो तीनों फॉर्म ऑफ संगीत में, मतलब गायन, वादन, नृत्य तीनों में पारंगत है। जैसे कि बिरजू महाराज को हम संगीतज्ञ बोलेंगे। मैं संगीतज्ञ नहीं हूँ क्योंकि मैं डांस में नहीं हूँ, हो सकता है मैं बजा लूंगी हारमोनियम और गा लूंगी, लेकिन नृत्य भी आना चाहिए। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको हम संगीतज्ञ बोल सकते हैं। तो ये बातें भी हमें पता होना चाहिए कि म्यूजिक में क्या है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल एंड सिंगिंग एंड डांस अलग है उनमें। तो संगीत का भी आप, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कि सप्तक, जैसे हमने एक बोला कि सेट ऑफ 7 नोट्स, अब एक मध्य सप्तक होता है। और लो मतलब अगर सा, ये मेरा रेगुलर सा है, मध्य सा कहलाएगा, जिसमें हम कोई सिंबल यूज नहीं करते हैं। तो सा नी ध प म, नीचे गई मैं, है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी और नीचे हो गई। मतलब तो जैसे अगर सा है तो सा रे गा मा पा धा नी, ये रेगुलर नी है मेरा, मध्य नी। ऐसे सा नी, तो ये मंद्र नी हुआ। फिर ध, ये मंद्र ध हुआ, जिसमें हम कैसे नोटेशन में लिखेंगे, नीचे डॉट लगाएंगे। वैसे ही इसको हम बोलेंगे मंद्र सप्तक या मंद्रनी, मंद्रध, मंद्र, इस तरह से हम बातचीत में बात करते हैं इसके बारे में। और अगर सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये जो सा है तारसा कहलाएगा। तो जो रेगुलर सा है हमारा मध्य सा, वो अगर उसकी 2 से x हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो तारसा की 2x हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है, तो वो तारसा कहलाता है।
फिर सारे गा, तो मतलब ये सारा तार सप्तक का पार्ट हो गया, तो हम उसमें ऊपर डॉट लगाते हैं। तो ये रही सप्तक के बारे में बात। ठीक है, अब हम चलते हैं लय। लय मतलब पेस या टेम्पो। ठीक है, लय तो नेचर में है, प्रकृति में है ना। हर चीज, पृथ्वी भी घूमती है 24 घंटा अपने चक्कर लगाती है और एक साल में सूर्य के आजू बाजू चक्कर लगाती है, मतलब तो उसकी भी एक लय बंधी हुई है ना। हम चलते हैं तो एक लय पे, एक पेस पे चलते हैं। च्यू करते हैं तो एक पेस में करते हैं। हमारी हार्ट बीट बीट करती है तो एक पेस पे करती है। तो लय मतलब एक कोई पेस पर चलते रहना। अब वो फास्ट हो सकती है, स्लो हो सकती है, मीडियम मध्य लय भी हो सकती है। तो हमारे उसमें हम मानते हैं कि 3 लय, मतलब लगभग हम 3 लय मान के चलते हैं। विलंबित लय और मध्य लय और द्रुत लय। तो ये लय भी मैं आऊंगी इस पर जब इस पे, अब इसमें जैसे हमने एक इक्वल पार्ट पे हमने लय एक सेम पेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं। जो एक यूनिट है उसको हम मात्रा कहते हैं, या वेस्टर्न म्यूजिक में हम उसे बीट कहेंगे। ठीक है, तो जो एक मात्रा है वो मेजरिंग यूनिट बनी ताल की। ताल शब्द तो आप लोग सब जानते होंगे, ताल तो मूवी भी आई थी उसके तो गाने सबको बहुत पसंद भी हैं। तो लेकिन आप लोगों को पता है ताल शब्द कहाँ से आया है? नहीं। तो ताल जो है शब्द, हम समय से तुलना करते हैं। ठीक है, ताल को तल, तो मतलब समय का बेस मानकर, मतलब समय का तल मानकर हम गायन वादन नृत्य परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो 60 बीट्स पर मिनट ये मध्यलय कहलाता है। ठीक है, 30 बीपीएम मतलब 30 सेकंड्स, मतलब 30 बीट्स हम 60 सेकंड में कर रहे हैं, मतलब 2 सेकंड्स में एक बीट आ रही है, तो वो विलंबित लय कहलाती है, मतलब स्लो। और 120 बीपीएम ये द्रुत लय कहलाती है, जिसमें हम 1 सेकंड में 2 बीट्स करते हैं, 2 मात्राएं। तो ये रही टेम्पो के बारे में बात। अब ताल जो है, अब हम अगर देखिए, अगर एक लय पे चल रहे हैं हम, अगर और कट 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 बजाएंगे तो बोरिंग लगेगा, राइट। अगर रिदम भी थोड़ा सा उसमें भी ब्यूटी, हम थोड़ा ब्यूटिफाई करें तो इट विल साउंड इवन बेटर। तो क्या हुआ, अब जैसे मान लीजिए ताल क्या होता है, एक साइक्लिक रिदम है। हमने मान लीजिए 6 मात्रा का एक साइकिल माना, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कट 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 ऐसे करेंगे तो बोरिंग लगेगा ना। तो हमने क्या किया कि पखावज या तबला पे ऐसा बोल बनाओ कि वो इंटरेस्टिंग साउंड करे। तो जैसे अभी धा धी ना धा तीन ना ऐसा बजेगा तो मजा आएगा ना, धा दिन ना धा तीन ना धा दिन ना धा तीन ना, तो म्यूजिकल वो भी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। तो इस तरह से ताल हुए। जो लंबे साइकिल के ताल होते हैं, जैसे 3 ताल आजकल के समय पर 3 ताल लॉन्गेस्ट ताल है अभी, जो शास्त्रीय गायन में, वादन में और नृत्य में पॉपुलर है। तो इसमें कितने मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। 16 मैं थोड़ा सा यहाँ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो ये इंटरेस्टिंग है। जस्ट अ मिनट। ये है, आप लोगों को दिख रहा है ताल? हाँ, दिख रहा है। ऊपर 3 ताल दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से हम लिखते हैं ताल, त्रिताल भी बोलते हैं। तो 16 मात्रा, तो एक स्ट्रक्चर, मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं थोड़ा सा इसी टर्म्स में बात करती हूँ। तो इसका पहले हमें स्ट्रक्चर समझना है। ताल में ताली खाली होती है। ताली खाली क्या होता है? ताली में क्या होता है? दोनों हाथ यूज होते हैं, राइट। तो ये टर्म्स कैसे आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना। हमारे यहाँ हर चीज सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, और 3 ताल भी नाम क्यों है ये भी पता चलेगा। तो जैसे
ताली में दोनों हाथ यूज होते हैं, तो जब हम तबला या पखावज दोनों साइमल्टेनियसली यूज करते दोनों हाथों को बजाने के लिए, तो वो ताली कहलाती है। और दोनों हाथों में से कोई एक हाथ हम यूज करते हैं तो वो खाली कहलाती है। जैसे धा है, तो धा में तबला डग्गा दोनों एक साथ बजते हैं, तो भी धा आता है। ऐसे धिन, तो इसमें दोनों बजते हैं, इसलिए धिन। और ता मतलब सिर्फ तबला बज रहा है, तो वो खाली में आएगा। तो इस धा दिन दिन धा इस तरह से साउंड करता है। तो इसमें 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। और जो क्रॉस साइन नीचे आप लोग को दिख रहा है वो सम कहलाता है, मतलब फर्स्ट बीट ऑफ ताल। और ज़ीरो मतलब हम खाली को हम ज़ीरो लिखते हैं, और ताली नंबर ऑफ तालीज़ को हम नंबर करते हैं। तो ये देखिए और कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। तो मैंने जहां खाली थी मैंने वहां ताली नहीं बजाई। ताली ताली तो मैंने सिर्फ फर्स्ट पे बजाई, फिफ्थ पे बजाई और 13 पे बजाई, और बाकी सब समय 9th पर मैंने खाली किया। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ कोई एक तबला या डग्गा में से कोई एक चीज बज रही थी। तो ये है, ताकि ये हमारे वोकलिस्ट लोगों को पता होना चाहिए, ताकि वो उनको मतलब पता रहता है कि तबले में ताल कहाँ तक पहुंची है और मेरा गायन कहाँ सही बैठना चाहिए उसमें, मतलब बिल्कुल साइकिल ठीक बैठनी चाहिए। तो जो लंबी साइकिलें हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये, इसलिए इसका नाम 3 ताल पड़ा क्योंकि इसमें 3 तालियां हैं और एक खाली है। और 3 ताल, और ये जैसे नीचे एक ताल, झप ताल, ये जो लंबी साइकिलें हैं ये हमारे शास्त्रीय गायन वादन नृत्य में काम आती हैं। और जो छोटी साइकिलें हैं, जैसे ये छोटी साइकिल आपको नीचे दिखेगी, दादरा, रूपक, कहरवा, ये सब हमारे सुगम संगीत में काम आती हैं। और शास्त्रीय गायन में पहले तो अभी तो क्या है कि जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं लंबी साइकिलें, क्योंकि हम ताल में भी अपना काम दिखाना चाहते हैं। तो इसमें इसलिए लंबी साइकिल होती है, तो हम अच्छे से काम दिखा सकते हैं स्वर में भी और ताल में भी। और अभी तो हम सिर्फ 16 मात्रा तक की यूज़ करते हैं, लेकिन पहले तो पता 21, 29 बीट्स, इतनी लंबी-लंबी साइकिलें हम लोग यूज़ करते थे। और सोचिए उसका ट्रैक रखना, मतलब आपको कितना डिसिप्लिन चाहिए। तो ये है। और वेस्टर्न म्यूजिक में 16 मात्रा वाली जो ताल, 3 ताल को 4/4 कहते हैं, और दादरा को 3/2 कहते हैं, क्योंकि ये वॉल्ट्स से कंपेरेबल है। रूपक 7 बीट्स का है। कहरवा इज वेरी पॉपुलर 4/2, विच इज वेरी पॉपुलर ताल। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स, फिल्म सॉन्ग्स, गजल्स, भजन्स, ये सब कहरवा में अधिकतर होते हैं कंपोज। तो ये रही ताल की बात। अब हम आते हैं थाट। थाट क्या होता है? पहले बता दूं कि हमारे यहाँ तो बहुत से राग हैं, और वो राग का क्लासिफिकेशन बहुत पहले तो राग रागिनी के रूप में होता था, फिर रागांग पद्धति आई, फिर आजकल जो प्रचलित है वो है थाट राग पद्धति। तो थाट हमारे यहाँ पे भातखंडे जी ने स्टैंडर्डाइज किया जब, तो उन्होंने 10 थाट शॉर्ट लिस्ट करके मतलब बनाए थाट। थाट क्या होता है? थाट आप समझ लीजिए एक फैमिली, कैटेगरी या ग्रुप। थाट को गाया नहीं जाता है, लेकिन उन थाटों के नाम जो हैं वो पॉपुलर राग के नाम पे पड़े हैं। तो मैं आपको 10 थाटों के नाम बता देती हूँ, आप लोगों ने बहुत सारे सुने भी होंगे। आसावरी, बिलावल, भैरव, भैरवी, काफी, कल्याण, खमाज, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। ठीक है। तो अब जो है हमारे इसमें से जो 10 थाट हैं, 10 में से जो 6 हैं वो वेस्टर्न म्यूजिक के साथ कॉमन है। आप लोगों में से बहुत से लोग तो वेस्टर्न म्यूजिक भी आपके यहाँ बच्चे सीखते होंगे। तो बिलावल जो है वो आयोनियन उनके मोड से कंपेरेबल है। भैरवी फ्रिजियन से है, आसावरी एलियन से है, कल्याण लीडियन से है, काफी डोरियन से है, और खमाज मिक्सोलिडियन से है। भैरव, मारवा, पूर्वी, तोड़ी ये नहीं है। जो मारवा, पूर्वी, तोड़ी है उसे वो मतलब
ये जो 6 हैं वो तो नेचुरली बने हैं, लेकिन ये बाकी जो मारवा पूर्वी तोड़ी हैं, वो इंटेंशनली बनाए हुए राग हैं। तो जो तोड़ी है वो थाटों का राजा कहलाता है। अब आते हैं हम राग पर। राग क्या होता है? राग अगर देखा जाए तो हमारे मतलब म्यूजिक का वो स्पाइन है, मतलब एकदम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। राग मतलब मेलोडी बेसिकली, और ये संस्कृत शब्द रंज से आया है, और रंजकता होना मतलब अनिवार्य है, इसमें मस्ट है। तो राग को फॉर्म करने के लिए 5 स्वर मिनिमम होना जरूरी है, तभी मेलोडी क्रिएट हो सकती है। और राग क्या है? सर्टेन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए मेलोडी क्रिएट करना। ठीक है, अब वो प्रोटोकॉल के क्या क्या टर्म्स हैं वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये होना चाहिए कि वो राग किस फैमिली को बिलोंग करता है, मतलब कौन से थर्ड से है। ठीक है, दूसरा जाति क्या है उसकी, वादी संवादी स्वर क्या है, आरोह अवरोह में क्या स्वर लगेंगे क्या नहीं लगेंगे, और गाने का समय क्या है। फिर जब कोई कॉम्पोजिशन आएगी तो उसमें स्थाई अंतरा वो क्या है। तो ये मैं छोटा छोटा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन देते चलती हूँ। तो जाति क्या होती है? आपको जैसे हमने बताया कि राग कोई भी फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 5 नोट्स चाहिए। तो जब 5 नोट्स होंगे तो हम उसको ऑर्डव बोलते हैं। 6 नोट्स यूज किया तो षाडव कहते हैं, और 7 स्वर यूज किया तो संपूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आरोह अवरोह। आरोह मतलब असेंडिंग, अवरोह मतलब डिसेंडिंग। आरोह में क्या होता है? हर स्वर पिछले स्वर से उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और अवरोह में इसमें हर आने वाला स्वर पिछले स्वर से उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो जैसे सा सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आरोह हुआ। सा नी धा पा मा ग रे सा, ये अवरोह हुआ। ठीक है, अब वादी संवादी स्वर। वादी स्वर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वादी स्वर क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ऑफ द राग। उसको कई लोग जीव स्वर भी कहते हैं, और उसको कई लोग अंश स्वर भी कहते हैं। वही लाइफ है राग की, लाइफ स्वर है वो एकदम। तो और वही डिक्टेट करता है समय, गायन समय क्या रहेगा राग का। और संवादी स्वर क्या है? वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। तो समझ लीजिए 2 पिलर्स हैं, इसके अराउंड मूवमेंट चलता है राग का। तो ये 2 मैग्नेट टाइप है एकदम, मतलब इसी के अराउंड सब चीज चलता है। और वादी स्वर, अगर मतलब वादी स्वर और संवादी स्वर में, संवादी स्वर वादी स्वर से 4th या 5th नोट रहेगा। जैसे मान लीजिए सा अगर वादी स्वर है तो संवादी स्वर म रहेगा या प रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यमन राग, यमन राग में वादी स्वर ग है, संवादी स्वर नी है। तो इस ग और नी में जो रिलेशन है वो सा और प जैसी है, मतलब 5th नोट है वो। तो इसमें हम बोलेंगे इसका भाव सा प है। तो ये हुई बात हमारे वादी संवादी स्वर की। अब गायन समय। तो आप लोगों को कितना पता है कि एक एक दिन में, हमको तो सबको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स इन अ डे, राइट? कितने प्रहर होते हैं? कोई बता सकता है चैट रूम में? 8। कितने? हाँ, 8। यस, 8। आई एम इम्प्रेस सर। 8 प्रहर होते हैं। तो एक प्रहर 3 घंटे का है, और वो 3 घंटे का क्यों ड्यूरेशन दिया गया है कि उस समय लाइट कंडीशन एक जैसी होती है। ठीक है, तो 8 प्रहर हमारा कहाँ से शुरू होता है? देख, पहला प्रहर कहाँ से शुरू होता है? वो होता है सवेरे। हम लोग मानते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय 4 बजे सवेरे होता है, 4 AM। 4 to 7 ये हम बोलेंगे प्रातः काल। फिर 7 to 10 हुआ दिन का पहला प्रहर। 10 to 1 दिन का दूसरा प्रहर। 1 to 4 दिन का तीसरा प्रहर। तो अभी क्या प्रहर चल रहा है? दिन का दूसरा प्रहर चल रहा है।
लेकिन हम लोग दोपहर जो बोलते हैं एक्चुअली वो दिन का दूसरा प्रहर है, लेकिन हम गलत टाइम पे बोलते हैं। वो दिन के तीसरे प्रहर पे हम बोलते हैं कि दोपहर हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने हमने दे दिया ना, उन्होंने वो बोलते हैं कि आफ्टरनून, तो हम सोचते हैं आफ्टरनून मतलब दोपहर हुआ। नहीं, ये जो है 10 to 1 का टाइम, दैट इज कॉल्ड दोपहर, दूसरा प्रहर। फिर तीसरा प्रहर, फिर सायकाल आ जाता है 4 PM to 7 PM, वो सायकाल। तो ये जो दो टाइम है ना, 4 AM to 7 AM और 4 PM to 7 PM, ये संधि प्रकाश का समय माना जाता है। संधि प्रकाश समय मतलब जहां पे दो प्रकाश अवस्था का संधि हो रहा है, मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली डार्क और कंप्लीटली ब्राइट। तो इसके समय के राग अलग होते हैं गाने वाले, जैसे भैरव भैरवी है, ये मॉर्निंग राग हैं, और मतलब 4 से 7 बजे सवेरे गाने वाले प्रातः काल में गाते हैं। ऐसे मारवा, पूर्वी, पुर्यधनाश्री, इस तरह के राग जो हैं ये सायकाल वाले राग हैं, जैसे 4 PM to 7 PM के समय गाया जाता है इसे। तो ये रही बात गायन समय, और जो डिक्टेट करता है वादी स्वर। तो मैं उतने टेक्निकल उसमें नहीं जाने वाली। अब आती है स्थाई, अंतरा, मुखड़ा। अभी कोई भी कॉम्पोजिशन बनेगी तो अधिकतर आजकल स्थाई अंतरा ही होता है। पहले तो संचारी आभोग भी होता था, सांचर्य, क्योंकि वो प्रोग्रेशन कैसे होगा उसको हम वर्ण बोलते हैं। वर्ण मतलब प्रोग्रेशन। और मैं जाति में एक चीज बताना भूल गई कि जैसे ऑडव शाडव संपूर्ण जो है, कि अगर किसी राग के आरोह में मान लीजिए सातों स्वर लग रहे हैं, अवरोह में भी सातों स्वर लग रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? संपूर्ण संपूर्ण। ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल भोपाली में 5-5 स्वर लगते हैं, सारे गा पा धा सा, 5 स्वर हुए, सा धा पा ग रे सा। तो इसका क्या जाति बनी? ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है। तो इस तरह से जैसे खमाज है, उसमें रे आरोह में वर्जित है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? शार्डव संपूर्ण। तो इस तरह से जाति बनती है। तो ये बात हुई रागों की और टर्म्स की। और स्थाई अंतरा, स्थाई मतलब स्टेबल, स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड स्थाई, तो जो सबसे स्टेबल पार्ट होता है, और यूजुअली वो मध्य सप्तक या मंद्र में ही मूव करता है। और जो अंतरा है वो वहां से मतलब राइज करता है, वो मध्य एंड तार सप्तक में कंपोज किया जाता है। तो ये अंतरा हुआ। और मुखड़ा मतलब फेस ऑफ द सॉन्ग, ओनली द फर्स्ट लाइन ऑफ द सॉन्ग। तो बहुत लोग इसका यूज गलत रूप में करते हैं। कई बार लोग मुखड़ा स्थाई को पूरा बोल देते हैं। तो स्थाई 1 लाइन की भी हो सकती है, 2 लाइन की भी हो सकती है, 3 लाइन की भी हो सकती है, लेकिन मुखड़ा सिर्फ फर्स्ट लाइन का होता है। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो मैं इसलिए बता रही हूँ कि कोई इसको गलत यूज ना करें। और अब हम आते हैं राग यमन। राग यमन जो है ये गुडलक राग माना जाता है, इसलिए अधिकतर जो गुरु हैं वो इसी राग से शुरू करते हैं सिखाना। तो राग यमन कल्याण। और यमन नाम कहाँ से आया ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब हम थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं तो कर्नाटक म्यूजिक में इसका नाम जो है वो है यमुना कल्याणी, और ग्वालियर घराने में इसको जैमिनी कल्याण बोलते हैं। तो प्रोबेबली ये अपभ्रंश जैसा हो गया है। और तो मैं थोड़ा बताती हूँ। कल्याण, ये यमन राग जो है इस कल्याण थाट को बिलोंग करता है, और इसमें तीव्र म लगता है और बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। और जाति इसमें संपूर्ण है। वादी संवादी स्वर ग और नी। गाने का समय रात का पहला प्रहर, मतलब 7 से 10 बजे। और यूजुअली इसी राग मतलब इस राग पर बेस्ड कॉम्पोजिशन से हम कोई भी
कॉन्सर्ट शुरू करते हैं और आप देखेंगे कि आरती वगैरह भी जनरली इन्हीं रागों मतलब कल्याण थाट के रागों में ही कंपोज की जाती है। अब मेरा बोलना कम हुआ और ज़्यादा मैं अब आप लोगों को गा के सुनाऊंगी। ज़रा मैं 1 मिनट चैट रूम देख लेती हूँ। ज़्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ मैंने एक सवाल किया है, वो टॉक के बाद आप कर सकती हैं। हाँ, अभी आप देख सकते हैं। राइट। वैसे राग यमन तो आप प्रेजेंट कीजिए। तो सबसे पहले आरोह अवरोह और पकड़। पकड़ एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे किसी पकड़ क्या होता है कि यूनिक फीचर ऑफ द राग। अब जैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं आपको उस टर्म्स में बताती हूँ कि जैसे हम कोई भी बिल्डिंग देखते हैं, जैसे अब हॉस्पिटल बिल्डिंग देखते हैं तो हमको देखते समझ में आता है ये हॉस्पिटल है, या ऑफिस बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये देखते ही हमें समझ में आता है कि एक बिल्डिंग की कैरेक्टर होती है, मतलब एक कैरेक्टर है। या फिर आपका कोई दोस्त हो जिसको आप पीछे से देख लें तो पहचान जाते हैं ये तो वो है, फलाना फलाना मेरा दोस्त है। तो वो क्या वो यूनिक फीचर होता है जिससे आप समझ जाते हैं कि ये है। तो वही चीज़ राग में भी है कि एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, यूनिक फीचर होता है राग का, जिससे आप पहचान लेते हैं कि ये राग है, फलाना फलाना राग है। तो वो पकड़ है। तो मैं पहले आरोह अवरोह पकड़ गाती हूँ और इसके बाद इसकी छोटी सी बंदिश गाती हूँ और फिर मैं कुछ फिल्म के गाने या लाइट सुगम संगीत जो इस राग पर आधारित हैं, थोड़े बहुत, क्योंकि ये तो बहुत पॉपुलर राग है और इसमें बहुत से गाने में मतलब ये समय कम पड़ेगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, नी रे गा रे सा, पा मा गा रे सा। तो पहले आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि पहले मैंने आरोह गाया, फिर अवरोह गाया और फिर पकड़ गाया। तो जैसे ही कभी कोई गाएगा नी रे गा रे सा, तो मैं इतना ही कोई गाया तो समझ जाऊंगी ये राग यमन है, ये इसकी पकड़ है। अब मैं छोटी सी एक बंदिश गाती हूँ राग यमन पर। ताल एक ताल है, इसमें 12 मात्रा है। देखिए कितना है, आप लोगों को तबला सुनाई दे रहा है? इतना बोला है, मेरा गला थोड़ा थक गया है। चलो हटो जाओ बनवारी, चलो हटो जाओ बनवारी, छाड़ो भैया मोरी डीठ लंगर, लाज न आवत तुम कह हंसती सखिया सारी, चलो हटो जाओ बनवारी। अभी मैंने सिर्फ स्थाई गाया है ताकि एक आइडिया लगे कि कैसा ये साउंड करता है। अब इस पर मैं कुछ सुगम संगीत जो हैं इस राग पर बेस्ड वो सुनाती हूँ। एक तो गणेश आरती है जो मैंने ही कंपोज की है राग यमन पर, जैसे उसका स्थाई सुनाती हूँ। जय, अभी मैंने एक स्केल रखा है सी ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने अगर षड़ज चेंज किया, षड़ज जो है सा वो हमारा होम नोट होता है, घर होता है ये, तो हम घर को नहीं छोड़ते, ये घर एक जैसा रहेगा। तो ये राग उसके रिस्पेक्ट में ये राग चल रहे हैं पूरे, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से आइडिया मिलेगा। हालांकि हर लाइट म्यूजिक का अलग अलग स्केल हो सकता है, कंफर्टेबल, ये डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से कंपोज किया गया है और मतलब किस दायरे में कंपोज किया है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो ये एक गणेश आरती किया था। और फिर विश्वास ने एक नववर्ष गीत लिखा था जिसको मैंने यमन में ही कंपोज किया। उसका कारण यह था कि गुडलक राग है तो नववर्ष तो अच्छे लग से ही शुरू होना चाहिए। तो उल्लास और उत्साह से मन आज हर्षाए, उल्लास और उत्साह से मन आज हर्षाए। नववर्ष की सभी को मंगल कामनाएं, नववर्ष की सभी को मंगल कामनाएं, नववर्ष की सभी को मंगल कामनाएं। ये तो आप लोग ये सब गाने मेरे YouTube चैनल पे भी हैं और Spotify वगैरह में भी है, आप वहाँ सुन सकते हैं। और एक उषा मंगेशकर जी की धुन है और दत्ता जी ने गाया है, तुलसीदास जी ने लिखा है, तो उसकी भी कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। और ये ताल रूपक पर है। और जो मैंने जय गणेश वाला गाया था वो दादरा ताल पे था। और नववर्ष की सभी को मंगल कामनाएं वो कहरवा मतलब 4/2 8 बीट्स वाला। और जो मैं भी गा रही हूँ रूपक मतलब 7 बीट्स। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम। तो ये अब एक और बात बताऊंगी कि यमन और यमन कल्याण इसके भी 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि क्या है। हमें बहस में नहीं पढ़ना है किसी से, लेकिन पता होना चाहिए। क्योंकि एक तो ये मानते हैं, एक थॉट ये मानता है कि भाई यमन में तीव्र मां लगता है, और यमन कल्याण वाले भी मानते हैं कि दोनों में तीव्र मां लगता है। ये तो बस सिर्फ है कि यमन बोलो या यमन कल्याण बोलो, दोनों सेम ही है। तो उनके बारे में हमको तो चिंता ही नहीं है। जो बोलते हैं अलग अलग है वो ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो जो यमन बोलते हैं, यमन और यमन कल्याण दोनों अलग अलग हैं। तो यमन जो राग है उसमें तीव्र मां लगता है और यमन कल्याण में दोनों मां लगता है। तो जो अभी मैंने लास्ट कॉम्पोजिशन गाई उसमें दोनों मां लगता है, तो वो उसको हम बोल सकते हैं यमन कल्याण। अब मैं फिल्मी गाने कुछ जो आप लोग बोलेंगे अच्छा ये राग यमन में है, अरे वाह। तो चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये है फिर एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। फिर क्या क्या है, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया,
जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, लगे मन में लगन मोर हुई बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया। फिर है इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम राहें। ये है, और क्या क्या बताऊं। फिर इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, ओ जी ओ दुपट्टा मेरा, ओ दुपट्टा मेरा। फिर है छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में ला देगी, तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में ला देगी। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये सब गाने एक परिवार से हैं, ऐसा लग रहा है? हालांकि देखिए सब कॉम्पोजिशंस कितनी डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि परिवार के हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग जितने सिबलिंग्स हैं, हम लोग सब दिखते हैं लेकिन अलग अलग भी दिखते हैं, लेकिन लगता है कि परिवार के हैं, वैसे ही है। और आप देखिए ये राग जो है, अलग अलग स्वर, अगर हम शुद्ध स्वर और विकृत स्वर, 5 विकृत स्वर हुए, 7 शुद्ध स्वर हुए, मिलाएं तो 12 स्वर होते हैं ना टोटल। तो क्या होता है कि ये इन्हीं स्वरों के कॉम्बिनेशन से अलग अलग कितने भाव निकल के आते हैं और कितनी अलग अलग कंपोजिशंस बन जाती हैं। जैसे कि देखिए हमारे यहाँ मसाले जो हैं कितने हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन से कितने अलग अलग फ्लेवर निकल के आते हैं, है ना? वैसे ही है ये भी। फिर और भी मैं क्या बोलूं, बहुत लंबी लिस्ट है। दिले बेताब को सीने से लगाना होगा, आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा, दिले बेताब को। ये है। फिर नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा। लता जी की आज जयंती है और वाकई उनकी आवाज ही पहचान है और उनकी गायकी। तो और है देखिए, पान खाए सैया हमारो, ये भी राग यमन पर है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सब कैसे राग यमन जैसे साउंड कर रहे हैं कि नहीं? तो ये है राग यमन, और बहुत लंबी लिस्ट है अगर मैं गाती जाऊं, लेकिन एक तो गजल मुझे गाना ही पड़ेगी और मैं गाऊंगी तो आप लोगों को अच्छा ये भी है, हाँ ये भी है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो,
यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। लंबी लिस्ट है, मैं अगर गाती रह गई तो पूरा समय इसी राग यमन में ही बीत जाएगा। तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ। राग भैरवी, जो कि रागों का राजा है। वैसे तो रागों की रानी बोलना चाहिए था, क्योंकि भैरवी मतलब तो पार्वती होता है। तो ये राग यमन का जस्ट अपोजिट राग है। राग यमन से हम शुरू करते हैं तो अंत किसी भी कार्यक्रम का राग भैरवी से करते हैं। क्यों? राग यमन में याद कीजिए सारे शुद्ध स्वर थे, तीव्र मा था। राग भैरवी में म शुद्ध है, सारे कोमल स्वर है। तो अपोजिट हो गया ना एकदम। सा, मैं पहले इसके आरोह अवरोह पकड़ गाती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो, और फिर बताऊंगी कि इसके जाति क्या है, इसके वादी संवादी स्वर क्या है और गाने का समय क्या है। हालांकि मैंने शुरुआत में बताया है आप लोगों को इसका गाने का समय क्या है, लेकिन हो सकता है आप लोगों को याद ना हो। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, मा गा सा रे सा, ध नी सा। मैं एक दो लाइन इसके छोटा ख्याल की भी गाती हूँ। छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल, देखिए अभी तो हमने रागों के बारे में बात की थी, लेकिन बहुत सी गायकी है। तो छोटा ख्याल बड़ा ख्याल मतलब बंदिश है, एक कॉम्पोजिशन है। छोटा ख्याल मतलब एक मध्य लय या द्रुत लय में गाते हैं, और बड़ा ख्याल मतलब हम स्लो मतलब विलंबित लय में गाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको 3 ताल में, ताकि आप लोगों को थोड़ा राग भैरवी समझ में आए, तो मैं जब इससे रिलेटेड इस पर बेस्ड जो फिल्मी गाने हैं या सुगम संगीत है वो गाऊंगी तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे उससे। अच्छा, एक और बात बताऊंगी, राग यमन पर आधारित गानों पर मैंने बहुत पहले लाइव किया था, मेरे YouTube पर भी है और मेरे Facebook पर भी है, आप लोग जाएं तो देख सकते हैं। डगर चलत छेड़े श्याम सखी रे, डगर चलत छेड़े श्याम सखी रे, मैं दूंगी गारी निपट अनाड़ी, डगर चलत छेड़े श्याम सखी रे। ये गाना जो है ये खाली से उठ रहा था, मतलब 9th बीट से उठ रहा था, इसलिए हमें ताल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसलिए सिंगर्स को, वोकलिस्ट को, नृत्य करने वालों को भी पता होना चाहिए। जैसे जो तबला सीख रहे होते हैं वो तो उसमें और बाकी चीजें सीखते हैं, बहुत से ठेका बजाना, मतलब ठेका मतलब धा दिन दिन दा, ये हम तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड वाला सीखते हैं, बेसिक वाला। लेकिन जो तबला सीखते हैं या पखावज सीखते हैं वो बहुत डिटेल्ड सीखते हैं और कायदा और पर बहुत कुछ और सीखते हैं उसमें, तो वो उसमें करते हैं। लेकिन हमें ताल का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, इसलिए हमें उतनी जानकारी होना चाहिए ताकि हम ताली खाली कहाँ है, कौन सी मात्रा से गाना उठता है, ये पता होना चाहिए, तो हम कोई भी गाना फिर ताल पे गा सकते हैं। अब मैं राग भैरवी पर बताऊंगी कि इस पर कौन कौन से गाने हैं। इसमें भंडार है बड़ा,
बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन उससे पहले बताऊंगी कि इसमें सारे कोमल स्वर लगते हैं, रे ग ध नी, जैसे हमने कोमल स्वर की बात की थी, तो वो सारे कोमल स्वर लगते हैं। संपूर्ण जाति है, सातों स्वर लगते हैं आने जाते समय। और वादी स्वर है माँ, संवादी स्वर है सा, और गाने का समय प्रातः काल, सवेरे का राग है ये। तो इसलिए मुझे याद है जब कभी कभी हमारे यहाँ भी संगीत सभाएं होती थी, तो जैसे शुरू किया ऐसे 9 बजे के तकरीबन खाना वाना हो गया, शुरू किया और 4 बजे खत्म करते थे। तो यमन से शुरू करके भैरवी में खत्म करते थे। तो इस तरह से बड़ा मजा आता था कि समय के अनुसार ही खत्म किया। ऐसा आई थिंक मुंबई में अभी भी फेस्टिवल चलता है 2 दिन का, जहाँ पर शास्त्रीय संगीत का फेस्टिवल होता है और जहाँ पे राग सब मतलब समय के अनुसार ही गाते हैं। तो जब भी आप जाएं वहाँ पे गा के वो सुन सकते हैं उसी समय का राग। अब इस पर बेस्ड गाने मैं एक छोटा सा नटराज स्तुति गाती हूँ, जो राग भैरवी पर आधारित है। क्योंकि लाइट म्यूजिक में देखिए एक चीज को मेक श्योर करना बड़ा डिफिकल्ट है कि ये प्योर राग में कंपोज होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, भाव लाने के लिए कभी कोई एक दूसरा स्वर भी ले लेते हैं, तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं इस राग पर आधारित है, या मोस्टली इट इज बेस्ड ऑन राग भैरवी। और भैरवी के भी बहुत से रूप हैं। सत सृष्टि तांडव रचयिता, सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः। ये है। फिर किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। अभी मैं एक्चुअली लोअर स्केल में गा रही हूँ, क्योंकि एक सा मान के क्लासिकल और वो दोनों को गाना पड़ रहा है। हालांकि कुछ जो लाइट म्यूजिक होते हैं वो हम डिफरेंट स्केल में हमें गाना पड़ता है, उनकी कॉम्पोजिशन किस तरह से की गई है उसके हिसाब से उसका की हम डिसाइड करते हैं। अब एक बहुत सुंदर गाना है, सावरे 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 जाओ सावरे सावरे, काहे मोसे करो जोरा जोरी, भैया न मरोड़ो मोरी, दूंगी दूंगी गारी हटो जाओ जी सावरे सावरे, जाओ सावरे सावरे। तो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भैरवी का क्या कैरेक्टर है, कैसा मतलब इसकी कॉम्पोजिशंस कैसे साउंड करती हैं। फिर एक और, ऐ मेरी दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, ऐ मेरी दिल कहीं और चल। फिर है, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई
तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ इस भरी दुनिया में। मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, आ आ आ मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, भूल गए सैया प्रीत पुरानी, कदर न जानी, कदर न जानी, हमें तुमसे प्यार कितना किए हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। लिस्ट गोज ऑन, बहुत बड़ा, बहुत बहुत सारे गाने हैं। तो ये आप जो कह रहे हैं ना, आपका क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा राग है जिसमें सबसे ज्यादा गाने बने हैं, तो ये जो ये बेसिक राग्स हैं, जो सबसे ज्यादा प्रचलित राग हैं, राग यमन हुआ, राग भैरवी, राग बागेश्वरी, राग भीम पलासी, और राग बिहाग, राग खमाज, ये सब में बहुत गाने बने, बहुत। और अब मैं आती हूँ एक बहुत ही राग तोड़ी पर, बहुत जरा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी क्योंकि समय भी हो रहा है। और मैं एक और भी बहुत एक जानकारी देना चाहूंगी कि संगीत, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत आवश्यक है, और क्योंकि ये हमारे शरीर में जितने चक्र हैं इसको स्टिमुलेट करते हैं ये स्वर, ये फ्रिक्वेंसीज। तो जो लोअर स्वर है वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, वहाँ के चक्रों को, और हायर स्वर हायर पार्ट ऑफ बॉडी को करते हैं। तो इसलिए, और मैं ये भी एक चीज़ मानती हूँ कि अगर परिवार में एक सदस्य कोई अगर गाना सीख रहा है, संगीत सीख रहा है, कोई भी गायन वादन नृत्य में है, तो पूरा परिवार संगीतमय हो जाता है ना। राग तोड़ी जो थाटों का राजा है, वो है जो कि वेस्टर्न म्यूजिक में एब्सेंट है। और मुझे याद है जब मैं एक गाना कंपोज कर रही थी, एक या दो कंपोजिशंस मेरी राग तोड़ी पर हैं, तो मेरे साथ म्यूजिशियंस को थोड़ी तकलीफ हुई थी क्योंकि उनके उसमें ये प्रोग्रेशन नहीं है। सैक्सोफोन जिन्होंने बजाया और जो पीछे हारमोनी लेआउट कर रहे थे, ले कर रहे थे, तो उनको बहुत चैलेंज हो रहा था, बोलते थे वियर्ड है इसका प्रोग्रेशन। लेकिन हमें वियर्ड नहीं लगता है क्योंकि हमें तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं राग तोड़ी का जरा सा बस सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा ध नी सा रे गा रे गा रे सा। इसमें रे ग ध कोमल तीव्र मा नी शुद्ध लगता है, पंचम कम लगता है। तो जब भी पंचम लगता है तो लगता है कि क्या हुआ। और संपूर्ण जाति है, ध ग वादी समाधि स्वर है, और दिन का दूसरा प्रहर दोपहर का राग है। इसमें बहुत सुंदर कॉम्पोजिशंस हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी कॉम्पोजिशन गाऊंगी जो विश्वास ने मेरे ऊपर ही लिखा था। देश से दूर ले आए सजनवा, देश से दूर ले आए सजनवा, सात समंदर
दरबार विदेशवा देश से दूर ले आए सजनवा। देश की मोहे याद सतावे हर 2 मास जहाँ नव ऋतु आवे। देश की मोहे याद सतावे हर 2 मास जहाँ नव ऋतु आवे। हर 2 मास जहाँ नव ऋतु आवे। आ, 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 अब यहाँ से मैं राग बसंत में चली जाऊंगी। तो ये एक देश से दूर गाना है, आप लोग जरूर सुनिएगा, थोड़ा लंबा है, 9 मिनट का, और इसमें 6 ऋतु जो हमारे भारत में है उसको याद करते हुए पूरा गाना है। और वो सारे 6 ऋतु जो है वो एप्रोप्रिएट राग पर आधारित है, सबकी कंपोजिशंस। और पहला, इसमें 8 पार्ट है, पहला और आखिरी पार्ट एज इफ आई एम इन कनाडा। और तो तोड़ी यहाँ एब्सेंट है, तो मैं तोड़ी गा रही हूँ, मेरा कल्चर, मैं यहाँ हूँ, आई एम ट्राइंग टू कोप अप विद वेस्टर्न कल्चर। और पीछे हमने हैवी बेस का अरेंजमेंट रखा है, ड्रम्स रखे हैं, लेकिन जो हम भारत पहुंचते हैं तो पूरा हमारा भारतीय अरेंजमेंट है इसमें। तो अवश्य सुनिए, वो राग माला है, इस पर लीजिए 7 रागों की, तो उसको जरूर सुनिएगा जब भी आप लोगों के पास समय हो। फिर जैसे एक मेरा भजन है लता जी का, हृदयनाथ मंगेशकर जी की धुन है, नंदन नंदन दिठ पड़िया माई सावरो सावरो। नंदन नंदन दिठ पड़िया माई दारया सब लोक लाज सुध बुध बिसराई सावरो सावरो सावरो। ये है बहुत सुंदर। फिर जग में सुंदर है दो नाम, सब लोग, आप लोगों ने तो सुना होगा, हमारा तो बचपन सुनते सुनते गुजरा है, अनूप जलोटा जी का गाया ये भजन। तो ये भी राग तोड़ी पर है। और एक्चुअली तोड़ी की भी 2-3 फॉर्म्स हैं, तो इसमें जैसे एक गुर्जरी तोड़ी है, मियाँ की तोड़ी है। मियाँ की तोड़ी मतलब तानसेन जी जो तोड़ी गाते थे उसको बोलते हैं। और मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, वो भी है। अब एक और बहुत सुंदर गाना है, मेरे लिए हालांकि ये स्केल बहुत ही नीचे है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगी इसे। रहना बीती जाए श्याम न आए, रहना बीती जाए श्याम न आए, निंदिया न आए, निंदिया न आए, रहना बीती जाए श्याम न आए, रहना बीती जाए। अब लेकिन जब इसका अंतरा है वो अलग राग पे है, स्थाई तोड़ी पर है। शाम को भूला शाम का वादा रे, शाम को भूला
बीत जाए, श्याम न आए, रहना बीत जाए। तो राग तोड़ी से खमाज में गए और फिर वापस आ गए, तो इस प्रोसेस को तिरोभाव आविर्भाव कहते हैं। मतलब एक राग से दूसरे राग में गए और फिर वापस आए। इसीलिए हम इसे, इस तरह की गायकी को क्या बोलेंगे, उपशास्त्रीय, सेमी क्लासिकल। तो जैसे ठुमरी है, ये सब हमारी उपशास्त्रीय गायन में आता है, सेमी क्लासिकल में आता है, ठीक है। और राग खमाज क्या है, वो भी एक बहुत ही रोमांटिक नेचर का राग है, खमाज थाट भी है। तो सा, ये षाडव संपूर्ण, वापस मुझे आना पड़ेगा अपने ही स्केल में। तो एनीवे, तो सा गा मा पा खमाज में जाते हैं हम। तो ये श्रृंगार रस प्रधान है। और जो आसावरी राग है, आसावरी, ये वो सेक्रीफाइस भाव वाला है। भैरवी में भी सेक्रीफाइस भाव भी आता है, डिवोशन फॉर्म भाव भी आता है। और जो भैरव है, भैरव के जो स्वर हैं वो कर्नाटक म्यूजिक का शुद्ध स्वर है, समझ लीजिए। रे कोमल और ध कोमल जैसा साउंड करता है। तो एक श्रुति, श्रुति जो आप लोग, मैं do we have some time to discuss Shruti, because that is also a very important topic, if you like, otherwise we can skip. You know, you're the driver, you decide. We are close to an hour now also, but that's fine. You know, it's a we don't have a limit right now. हाँ, तो मैं थोड़ा श्रुति एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, जो मैं चाहूंगी कि बहुत जरा सा उसको जल्दी से मैं कवर कर लूं। तो एक मिनट, हाँ। तो श्रुति सा और तारसा, जैसे कि मैंने कहा कि अगर सा की फ्रीक्वेंसी x हर्ट्ज है तो तारसा की ट्वाइस हो जाती है, मतलब 2x हर्ट्ज हो जाती है। तो इस बीच में 22 श्रुतियां, मतलब 22 श्रुति हम मानते हैं। सिर्फ हम ही नहीं मानते, वेस्टर्न म्यूजिक में भी माना गया है ये। तो और हमारे शारंग देव जी द्वारा जो लिखा है संगीत रत्नाकर, उसमें भी इसका उल्लेख है। और अभी जो हम लोग संगीत फॉलो करते हैं, चाहे हिंदुस्तानी चाहे कर्नाटक म्यूजिक, हम दोनों पद्धतियां शारंग देव जी की ही जो लिखा जो संगीत रत्नाकर है, उसी को रेफर करके बाकी म्यूजिक अभी तक चल रहा है। और तो श्रुति क्या है, जो वो मिनिमम डिफरेंस है, ये है श्रुति टॉपिक, है ना। ये आप देखिए, ये है। तो जो मिनिमम जो डिफरेंस है, जो हमारे कान, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो आइडेंटिफाई कर सकता है, वो श्रुति कहलाता है। श्रुति गाई नहीं जाती है, श्रुति वो मिनिमम मतलब डिफरेंस है जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारे कान। तो इस तरह से 22 श्रुति होते हैं। तो जो हमारे सारेगामा पधनी का प्लेसमेंट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सा और रे के बीच में जैसे 4 श्रुतियों का है, और रे और ग के बीच में 3 श्रुतियों का है, और ग और मा के बीच में 2, ग ऐसे तो 4 3 2 4 4 3 2 शुद्ध स्वरों का अगर हम देखते हैं, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। ये देखिए, एक मिनट, हाँ, मैं और थोड़ा जूम कर दूं ताकि अच्छे से दिखे। दिख रहा है सब? तो ये 4 3 2 4 4 3 2, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हमने इसमें कोमल रे, कोमल ग ये लगाया, तो इसमें हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है सारेगामा पधनी, पूरे विकृत स्वरों को और सबको 12 स्वरों को अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो इसका आता है 2। यहाँ अगर कोमल रे इधर आएगा 2 पर, तो ये 2 2 1.5 1.5 2 2 2 2 2 1.5 1.5 2, तो इस तरह से आएगा। वेरएज वेस्टर्न म्यूजिक में उन्होंने क्या किया है कि सब इक्वली प्लेस कर दिया है, तो वो 1.8 समथिंग ऐसे आता है। तो क्या होता है कि वो जो डिफरेंस है इतना माइन्यूट होता है कि हम उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसलिए अभी के जो कीबोर्ड और हारमोनियम आते हैं, वो हमारा वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से ट्यून्ड रहते हैं, जबकि जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं जो हारमोनियम लेते हैं, तो वो जैसे जी शार्प आपका स्केल है, तो जी शार्प को अगर जी शार्प पे सा है, तो इसी तरह से उनके सारे कीज ट्यून्ड रहते हैं। तो हम जी शार्प का स्केल सिर्फ जी का की जो है
उसी के लिए ही हम वो हारमोनियम यूज कर सकते हैं, उसको हम किसी और की के लिए नहीं यूज कर सकते, मतलब किसी और स्केल के लिए यूज नहीं कर सकते। तो वो प्योरिस्ट लोग इस तरह से चलते हैं। तो मुझे यही बताना था। और जो कर्नाटक म्यूजिक में सारेगमपधनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो और भी डिफरेंट है, इसीलिए ऑल्दो वो लोग भी सारेगमपधनी ही बोलते हैं, लेकिन उनका जो सारेगमपधनी का जो प्लेसमेंट है हमारे 22 श्रुतियों में, वो हमारे उससे बहुत डिफरेंट है। इसीलिए हमारा जो सारेगमपधनी क्लोजर टू वेस्टर्न म्यूजिक है, और ऑल्दो हम दोनों और हमारा और कर्नाटक म्यूजिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग सबको पता भी रहता है, यार हमारा कुछ तो डिफरेंट है, ये हम हमेशा बात करते हैं। तो वो श्रुतियों, हमारा जो सारेगमपधनी स्वरों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है श्रुतियों पर, उसकी वजह से वो डिफरेंट साउंड करता है। तो ये श्रुति टॉपिक रहा, और इसके मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ समझ, मतलब जानकारी मैं देने में सक्सेसफुल हुई होंगी कुछ तो। आई डोंट नो कैसा लगा आप लोगों को। हालांकि मैंने जैसे कि पहले बताया था कि बहुत ही विशाल विषय है, बहुत सारी चीज़ों को इतने कम टाइम पे कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कुछ देने में मैं सक्सेसफुल हुई होंगी। और कोई भी आप लोगों को प्रश्न हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज़, एक समाचार शेयर करना चाहती हूँ। वो है कि हम बहुत जल्दी एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सनातन भक्ति संगीत प्रतियोगिता, जो कि ऑनलाइन प्रतियोगिता रहेगी, मतलब जिसमें ये अवार्ड टाइप रहेगा बेसिकली। तो इसमें MP3 फॉर्मेट में आपको सब, मतलब ऑडियो फाइल हमें कंटेस्टेंट्स भेजेंगे, और हम फिर उसको जज करेंगे कि उसमें कौन बेहतर है। तो ये हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, और इसमें 3 कैटेगरीज रहने वाली हैं। मैं ज़रा इसको आप लोगों को जूम करके दिखा भी देती हूँ। तो 3 कैटेगरीज रहने वाली हैं इसमें। एक तो हिंदुस्तानी ओरिजिनल, कर्नाटक ओरिजिनल, 6 कैटेगरीज है मतलब टोटल, अगर हिंदुस्तानी और कर्नाटक में देखा जाए तो और ये पूरे मतलब भारतीय संगीत को पूरा कवर करने वाले हैं ये। तो और हिंदुस्तानी ट्रेडिशनल एंड कर्नाटक ट्रेडिशनल, ये सबसे बड़ा टॉपिक यही है हमारा, क्योंकि इतना हमने जैसे कि बहुत ही प्राचीन काल से हमारा संगीत आ रहा है, तो कितना मटेरियल है हमारे पास। और फिर हिंदुस्तानी कवर एंड कर्नाटक कवर, ये, और इसके डिफरेंट ऐसे एज ग्रुप्स हैं, आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। और हर श्रेणी में हम लोग प्राइज देंगे, विनर एक ही प्राइज रखेगा, लेकिन मतलब हर श्रेणी में रहेंगी। और ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.sanatan sanatan एंड फेसबुक पेज भी है। हमें उसमें सनातन संगीत नहीं मिल रहा था, तो हमने एक और लगाया, सना में मतलब डबल ए लगा दिया है, सनातन संगीत। सेम थिंग यूट्यूब चैनल में भी सनातन संगीत है, और ट्विटर भी उसी नाम से है। और हमारा ईमेल एड्रेस फिलहाल अभी ये है, आप लोग देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने नियर एंड डियर जो लोग गाने में रुचि रखते हैं उनको आप बता सकते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आप लोग जानते हैं जो मतलब जिन्हें अच्छा खासा ज्ञान हो, तो वो और जूरी पैनल का पार्ट रहना चाहें, तो वो हमें CV अपना भेज सकते हैं, क्योंकि हम लोग डेटाबेस बना रहे हैं, ताकि एप्लीकेशन जिस तरह से आएंगी और जिसकी जैसी एक्सपर्टीज रहेगी उसके हिसाब से हम जजेस सिलेक्ट करेंगे। तो ये है, प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट भी कीजिएगा। बहुत बढ़िया। तो मैं भी बहुत ही बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन किया। तो सवाल बहुत सारे आए हैं उसमें, तो मैं सोचता हूँ कि अगर
विश्वास was answering those questions, but अच्छा still विश्वास अगर आप उन क्वेश्चनों को लेके एक एक करके करें, उसके बाद फिर हम बाद में मैं एक छोटा सा धन्यवाद बोलूँगा की प्रस्तावना रखूंगा। तो विश्वास आप यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन। स्वराज का एक प्रश्न था कि आसावरी पे कौन कौन से गाने हैं मूवीज में? म्यूट आसावरी, हाँ आसावरी में क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। जब मैं ये बताती हूँ ना अपने स्टूडेंट्स को तो अरे वाओ, इतने छोटे छोटे बच्चे तो इतनी खुश हो जाते हैं ना इसको सुन करके। और चले जाना नहीं, चले जाना नहीं नैन मिला के, हाय सैया बेदर्दी, सैया बेदर्दी। फिर एक और है, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, ये भी है। और लेकिन वैसे है कि आसावरी का जो मेन भाव है वो है सेक्रीफाइस, त्याग वाला। तो आप अगर पुरानी कोई पिक्चर देखेंगे ना ब्लैक एंड व्हाइट वाली, जिसमें माँ त्याग दे रही कर रही है, तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में आपको या तो आसावरी सुनने मिलेगी या भैरवी सुनने मिलेगी। एक और स्वराज का प्रश्न था कि कोमल रे जो है वो कौन सी श्रुति पे आता है? हाँ, तो मैं एक मिनट अभी आपको बता देती हूँ। बहुत बढ़िया प्रश्न, जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं आपके सामने अगर देखिए दिख रहा है आपको, ये प्लेसमेंट है ना सब, ये अभी हमने शुद्ध स्वर सिर्फ यहाँ रखा है, लगाया है। सा और रे के बीच में जो टू है ना, टू पर इसके दोनों के बीच में कोमल रे आएगा। रे और ग के बीच में, मतलब कर्सर टू वहां पे कर्सर से ना उसको हाईलाइट करते जाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? तो ये जो टूप है इस पर आएगा कोमल रे, और यहाँ मतलब ये बीच में 5 और 6 के बीच में कोमल ग आएगा, और ये 11 पर तीव्रमा आएगा, और 15 पर कोमल ध आएगा, और बिटवीन 18 एंड 19 कोमल नी आएगा। ये तो ये क्लियर हो गया होगा ना स्वराज? तो इसलिए देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन Yes, इसका yeah. अनइवन है, एकदम अनइवन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। Thank you. एनी अदर क्वेश्चन? और विश्वास ने ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं चैट में। अच्छा मेरे सवाल थे। विश्वास बहुत एक्साइटेड थे इस टॉपिक से। हाँ, तो अपन ऐसा करते हैं कि वी कैन क्लोज दिस, जैसे आपका वो जो गाना था आज जाने की जिद ना करो, तो इतना अच्छा चल रहा था कि लगता है कि सुनते जाएं, लेकिन समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अंत में ये कहना चाहूँगा कि सरस्वती जी का जो वरदान है आपके ऊपर, उसका प्रसाद आपने हमसे बांटा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक दोस्त कहता था कि शास्त्रीय संगीत का उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया था। उसने कहा था कि शास्त्रीय संगीत ऐसा है, एक फरारी कार के समान है, जो जिसको आता है वो फरारी चला रहा है, जिसको समझ में आता है वो फरारी में बैठे हुए हैं, और जिसको नहीं समझ में आता है वो सड़क के बाजू में खड़े होकर देख रहे हैं इनको। आज तक मैं सड़क के बाजू में था, आपके समझाने के कारण थोड़ा सा फरारी में बैठ रहा हूँ, और इस तरह का सैर कराने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आई थिंक उसके साथ हम ये रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, एंड देन वी कैन चिट चैट। वी यूजुअली आफ्टर द टॉक्स we hang around for some time, whosoever wants to stay, but let me just stop the recording because that will be published. एक बात मैं जस्ट बोलना चाहता था कि इनका वेबसाइट है vandanaviswas.com एंड यूट्यूब चैनल है वंदना विश्वास वीडियोस यूट्यूब पे, एंड फेसबुक पेज भी वंदना विश्वास के नाम से है। तो इसको डेफिनेटली हम कॉलेज के जितने भी लोग हैं ना वो सबको हमको ज्वाइन करना चाहिए। वो प्रेजेंस जितनी बढ़ती है वहाँ पे, तो हमारा सब आपस में एक दूसरे का सपोर्ट रहता है उससे। राइट। और ये जो है जो उन्होंने दिखाया था, अगर आप मुझे जो कॉन्टेस्ट है उसका भेज देंगे, तो ये जो हम नेटरस्टॉक की साइट पे जो हम लोग करते हैं पब्लिश,
तो उसके साथ हम लिंक दे देते हैं, तो वहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो जिसको मतलब जो देखेगा उनको पता चलेगा कि हाउ टू कांटेक्ट लेटर। हाँ, कुछ विद्वानों से एक्चुअली मेरी बातचीत चल रही है, तभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि कब हम ओपन करेंगे एप्लीकेशंस रिसीव करना, और इसकी हम छोटी सी एक फीस लेंगे $10 ताकि एडमिन फीस प्लस अभी विनर्स के लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि क्योंकि हम कैश प्राइज देंगे तो वी नीड सम डोनेशंस एज वेल, और क्योंकि अभी एस्टैब्लिश कर रहे हैं हम, और जजेस का भी देखना पड़ेगा कि बिकॉज दे आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन दिस। अभी तो फर्स्ट टाइम रहेगा, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है, और कुछ अच्छे विद्वानों से भी हमें गाइडलाइन मिली है, गाइडेंस मिल रहा है कि क्या करना चाहिए। और तो हाँ, मैं आपको भेजती हूँ, सारा डिटेल भेजती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपको ईमेल एड्रेस दे दूंगा, उसमें बता दीजिए, एंड देन उसको डाल देंगे। So let's stop the recording here, and then we can, so I'm clicking the stop recording button to stop after this.